नमस्ते एंड वेलकम बैक। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और घर के सारे मेजर काम निपट चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं और रोज की डस्टिंग वगैरह, बेसिक क्लीनिंग, रूम्स को सेट करना, ये सारे काम हो चुके हैं। और अब मैं वापस किचन में आ गई थी क्योंकि किचन को वाइंड अप करने का टाइम था। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मैंने अपने लिए एक मेजर टास्क प्लान कर रखा है। लगभग पिछले 2 महीने से किचन की डीप क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई थी, तो आज फाइनली वही पेंडिंग टास्क मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। आज सबसे पहले मैं काउंटर टॉप को पूरे तरीके से क्लियर कर दूंगी ताकि सरफेस मुझे खाली मिले और मैं अपनी डीप क्लीनिंग प्रॉपरली शुरू कर सकूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में गुनगुना पानी ले रही हूँ। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड और इसके अंदर मैं सोक करूँगी गैस स्टोव्स के बर्नर स्टैंड्स को। गैस स्टोव्स क्लीन ही है तो मैं उनको इमर्स नहीं कर रही हूँ, वरना आप उनको भी एक साथ ही इसी पानी में इमर्स कर सकते हैं। जब तक ये सोक हो रहे हैं तब तक मैं किचन की बाकी क्लीनिंग अब स्टार्ट कर दूंगी। और डीप क्लीनिंग की शुरुआत मैं हमेशा ऊपर से ही करती हूँ क्योंकि क्लीनिंग का सही तरीका भी यही है, टॉप टू बॉटम। इससे जो भी डस्ट या डर्ट नीचे गिरता है उसे बाद में आराम से क्लीन किया जा सकता है। सबसे पहले मैं लोफ्ट की सफाई से शुरू कर रही हूँ और सच बताऊँ, लोफ्ट साफ करना किचन का सबसे मुश्किल काम होता है। हर बार स्टूल या लैडर निकालना, उस पर चढ़ना, बैलेंस बनाना, क्लीनिंग करना ना तो आसान है और ना ही सेफ। और बहुत से घरों में तो सीढ़ी होती भी नहीं है। बस इसी वजह से लोफ्ट किचन का सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाला कॉर्नर बन जाता है। सोचते रहते हैं कि बाद में साफ कर देंगे, पर वो बात कभी आता ही नहीं है। इसलिए अपनी क्लीनिंग को आसान बनाने के लिए और रिस्क फ्री बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो इलेक्ट्रिक रॉयल स्पिन स्क्रबर। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मल्टीपल अटैचमेंट्स के साथ आता है जो कि डिफरेंट सरफेसेस पे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इसके सारे अटैचमेंट्स और उनका यूज़ आपको बताती हूँ। ये है इसकी मेन यूनिट जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। और ये है इसका मेन पावर बटन जिससे आप इसे स्विच ऑन कर सकते हैं। जब इसी पावर बटन को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये 2 स्पीड लेवल्स में स्विच कर जाएगा, 300 आरपीएम और 400 आरपीएम। और इसी पावर बटन से आप इस डिवाइस को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन भी है और बैटरी चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग केबल भी साथ में दी गई है। इसकी बैटरी है 2500 mAh की और फुल चार्ज होने में इसे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। फुल चार्ज होने के बाद 90 मिनट तक ये आराम से चलता है। इसमें 3 ब्रिसल्स वाले ब्रश आते हैं और ये डायरेक्टली मशीन के साथ आप अटैच कर सकते हैं। ये है लार्ज फ्लैट ब्रिसल ब्रश। इसी के साथ स्मॉल फ्लैट ब्रिसल ब्रश भी आता है स्मॉल एरियाज की क्लीनिंग कवर करने के लिए, और जहाँ पे ये दोनों ब्रशेस नहीं पहुँच पाते हैं या फिर पॉइंटेड एरियाज को या कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए ये पॉइंटेड ब्रिसल ब्रश हम यूज़ करते हैं। डिटेल में इन ब्रशेस को कहाँ यूज़ करना है वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। कुछ और भी क्लॉथ और स्पॉन्ज अटैचमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली मशीन में नहीं लगते हैं। उसके लिए आपको लगेगा वेलक्रो हेड। इस वेलक्रो हेड को आप मशीन पे लगा दीजिए और इसके ऊपर ही ये चारों क्लॉथ या स्पॉन्ज ब्रशेस लगेंगे। इसके ऊपर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ क्लॉथ ब्रश अटैचमेंट जो कि एक मॉप की तरह काम करता है। दूसरा है ये वुलन क्लॉथ ब्रश जो कि ग्रेट है किसी भी सरफेस को पॉलिश करने के लिए। तीसरा है स्पॉन्ज ब्रश जो कि यूज हो सकता है मिरर या ग्लास सरफेस पे, इवन कार एक्सटीरियर्स पे भी यूज हो जाएगा। और चौथा फाइबर स्पॉन्ज ब्रश है जो कि आइडियल है किचन काउंटर टॉप्स, हॉब्स या स्टील कुकटॉप्स के लिए। इसके साथ वॉल माउंट होल्डर भी दिया गया है जिससे इसे ईजिली स्टोर किया जा सकता है। और इसकी एक्सटेंशन रॉड्स को अटैच करके बिना झुके आप फ्लोर्स को भी क्लीन कर सकते हैं। और बिना स्टूल या लैडर लिए ऊपर के हाथ टू रीच एरियाज को आराम से क्लीन किया जा सकता है। रॉड्स अटैच कर लेने के बाद मेन यूनिट ऊपर अटैच कर दीजिए और ये डिवाइस रेडी टू यूज है। साथ ही में आता है वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल जिसमें इस प्रोडक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा।
अब मैं डिटेल में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी पूरी किचन डीप क्लीन की इस प्रोडक्ट को यूज़ करके मिनटों में। मैंने सबसे पहले एक्सटेंशन रॉड्स अटैच कर दिया था क्योंकि मैंने लोफ्ट से क्लीनिंग शुरू की थी। वेल्क्रो हेड पे मैं लगा रही हूँ ये ब्लू वाला अटैचमेंट। ये क्लॉथ ब्रश है जो मॉप की तरह यूज़ होता है। इसके ऊपर स्प्रे कर दिया मैंने क्लीनिंग सॉल्यूशन और उसके बाद ये अटैचमेंट यूज़ हो रहा है लोफ्ट के लैमिनेट्स को क्लीन करने के लिए। ये कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है। ये मॉप की तरह अटैचमेंट यूज़ होता है, यानी कि आप आराम से इससे डस्टिंग ऊपर की कर सकते हैं। जहाँ पे आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है वहाँ पे ये अटैचमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्लॉथ की तरह आराम से वाइप कर देगा या मॉप कर देगा। नेक्स्ट मैं ये वुलन वाला क्लॉथ ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो क्लीनिंग सॉल्यूशन डायरेक्टली इस ब्रश के ऊपर डाल सकते हैं या फिर जो भी सरफेस आपको क्लीन करना है उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। इस अटैचमेंट को यूज़ करके मैं अपने कैबिनेट के ट्रांसल्यूसेंट डोर्स को क्लीन कर रही हूँ। इनको क्लीन करना जब शुरू किया तब रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के लिए मुझे एक्सटेंशन रॉड नहीं चाहिए, इसलिए एक्सटेंशन रॉड्स मैंने हटा दी और सिर्फ जो मेन यूनिट वाला आगे का अटैचमेंट है उसको यूज़ करके मैंने अपनी सारे ये ट्रांसल्यूसेंट डोर्स क्लीन कर लिए। सही अटैचमेंट को सही जगह पे आप यूज़ करेंगे तो क्लीनिंग भी आपकी अच्छी होगी, फटाफट होगी और किसी भी सरफेस पे स्क्रैच आने का डर नहीं रहेगा। और क्लीनिंग बहुत फटाफट तो हो ही रही है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। बस एक बार हाथ फैला दीजिए, इलेक्ट्रिकल मशीन है, फटाफट अपना काम करती चलती है और आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। पूरी क्लीनिंग कर लेने के बाद आप देख ही सकते हैं कि ब्रश कितना गंदा हो चुका है। फिलहाल इन सारे ब्रशेस को मैं एंड में क्लीन करूंगी। अब ये वेल्क्रो हेड और ये अटैचमेंट मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि अब मैं बढ़ रही हूँ चिमनी की तरफ। कभी कभी चिमनी के आसपास की क्लीनिंग रह जाती है और जितनी देर होती जाती है उतनी ही ग्रीस और गंदगी यहाँ जमा होती रहती है और फिर ये किचन का सबसे डिफिकल्ट कोना हो जाता है क्लीन करने के लिए। डीप क्लीनिंग से ज़्यादा हम स्क्रबिंग से डरते हैं क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा मेहनत और टाइम जाता है, लेकिन इस तरीके के टूल्स के साथ क्लीनिंग काफ़ी क्विक हो जाती है और अगर रेगुलर क्लीनिंग में हम ये टूल्स यूज़ करते रहें तो ग्रीस और डर्ट जमा होगा ही नहीं, इसलिए शायद डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। यहाँ मैं लार्ज फ्लैट ब्रिसल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इससे ग्रीस और जमी हुई गंदगी बहुत अच्छे तरीके से एफर्टलेसली निकल जा रही है। इस तरीके की ग्रीस और चिकनाहट को क्लीन करना पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, लेकिन अब इस ब्रश अटैचमेंट की मदद से ये काम बिना फोर्स लगाए हुए आसानी से हो गया है। पता भी नहीं चला और सारी ग्रीस और चिकनाहट छूमंतर हो गई है। नेक्स्ट क्लीनिंग मैं कर रही हूँ अपने गैस स्टोव की। बर्नर के आसपास का एरिया देख ही सकते हैं आप कि कितना ग्रीस और गंदगी यहाँ जमी हुई है। इसको क्लीन करने के लिए मैं पॉइंटेड ब्रश अटैचमेंट यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके के छोटे और टाइट कॉर्नर्स को हाथ से स्क्रब करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। इस अटैचमेंट से और इस प्रोडक्ट के साथ आप आराम से ये मेहनत अपनी बचा सकते हैं क्योंकि हर कोना ये अटैचमेंट बहुत अच्छे से साफ कर देता है, वो भी मिनटों में। सफाई कब आप शुरू करेंगे और कब खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा और स्क्रब करने की तो ज़रूरत बिल्कुल फील नहीं होगी। आप देख ही सकते हैं कि जिन कॉर्नर्स में या जिन एरियाज़ में हम हाथ भी नहीं डाल पाते हैं वहाँ भी ये ब्रश आराम से जाके क्लीनिंग कर रहा है। सारे बर्नर्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। उसके बाद ये वाला अटैचमेंट आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। इसको भी अब मैं हटा रही हूँ और कुकटॉप को क्लीन करने के लिए मैं ये वाला स्पॉन्ज ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा कुकटॉप ग्लास का बना हुआ है, इसलिए कोई भी उस पर स्क्रैच ना आए, कोई उसमें दिक्कत ना आए। ये वाला सॉफ्ट ब्रश से मैं उसको क्लीन कर लूँगी। पूरे सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद बस आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ उसको वाइप कर दीजिए और बस आपका काम हो गया। कोई मेहनत नहीं, कोई रगड़ नहीं, ना ही किसी तरीके की थकान या फिर हाथ दर्द। और अब बारी है टाइल्स और काउंटर टॉप की। मैंने आज सोचा कि अब जब स्क्रबिंग कर ही रही हूँ तो इन्हें भी अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ।
काउंटर टॉप तो वैसे हर कुकिंग के बाद मैं ठीक से क्लीन करती ही हूँ, तो दिन में 3 से 4 बार ये आराम से अच्छे से वाइप हो जाता है और क्लीन हो जाता है। लेकिन डीप स्क्रबिंग का मौका इतनी बार नहीं मिलता, और टाइल्स की स्क्रबिंग तो हम अक्सर जानते हैं, हम इसे पोस्टपोन ही करते रहते हैं। तो आज जब मैन्युअली कोई काम करना ही नहीं है और आसानी से सारे काम हो ही रहे हैं, तो लगे हाथ इनको भी निपटा देती हूँ। सच कहूँ, हम काम से ज़्यादा उसमें होने वाली मेहनत से डरते हैं, और शायद इसीलिए बहुत से काम बस कल पर टालते रहते हैं। लेकिन जब सही टूल्स साथ हों, तो मेहनत कम लगती है, ना आलस आता है और ना ही हम किसी भी तरीके के काम को पोस्टपोन करते हैं। फिर वही डीप क्लीनिंग भी इतनी मुश्किल नहीं लगती। काम की तो कोई कमी नहीं होती घर में, इसलिए अपना काम आसान बनाइए। जितना हो सके सही टूल्स में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें किसी भी तरीके का काम करने के लिए। काम फटाफट से हो जाता है अगर आपके पास सही टूल्स हों तो। सिंक को क्लीन करने के लिए आप फ्लैट ब्रिसल ब्रश यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है तो आप ये फाइबर वाला स्पॉन्ज ब्रश यूज कर सकते हैं, जो कि वेलक्रो हेड पे लगा के आपको यूज करना है। हमारे घरों में हरे रंग का वो स्क्रॉच ब्राइट होता है ना, ठीक वैसा ही ये स्क्रबर है। आप इसको यूज करके कोई भी जिद्दी से जिद्दी दाग भी आसानी से स्क्रब कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा। और सिंक के भी कॉर्नर्स और पॉइंटेड एजेस को क्लीन करने के लिए मैंने वो पॉइंटेड ब्रिसल ब्रश ही यूज किया है। सिंक को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया और उसके बाद वाइप आउट भी कर दिया, क्योंकि जैसे मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि सिंक वाला एरिया भी हमेशा वाइप आउट करके ड्राई रखिए, वरना ये एरिया सबसे पहले कॉकरोचेस अट्रैक्ट करता है। जो बर्नर्स मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड में सोक करके रखे थे, उनको भी अब मैं पानी से रिंस कर लूँगी। इन्हें मुझे स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे नहीं थे, और डिश वॉशिंग लिक्विड में डालने की वजह से ये अच्छे से खुद ही क्लीन हो गए थे। तो बस पानी से इनको निकाल दिया और काम हो गया। जिन चीज़ों को हम खरीदते हैं उन्हें ठीक से मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी आज मैंने अटैचमेंट्स यूज़ किए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही अटैचमेंट्स मैंने आज यूज़ किए हैं, इनको मैं डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ पानी में डाल के रख दूंगी, और आप हल्का सा हाथ से ही इन्हें मलेंगे ना, तो ये क्लीन होते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इन्हें क्लीन करने में। और उसके बाद बस आपको अच्छे तरीके से इन्हें पानी से रिंस कर देना है, एंड दैट इज़ इट। जो मेन यूनिट है इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा, इसको आप सिर्फ एक साफ और ड्राई कपड़े के साथ पोंछ के रखिए। सिर्फ किचन ही नहीं, बाथरूम या फिर घर का कोई भी कोना हो, अगर आपको डीप क्लीन करना है कम एफर्ट्स में कम टाइम में, तो मैं ये प्रोडक्ट हाईली रेकमेंड करूंगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि किचन इज द हार्ट ऑफ द हाउस, और बहुत ज़रूरी है कि इस किचन को हम वेल मेंटेन्ड रखें, नीट एंड टाइडी रखें, हर समय ये चमकती रहे। टाइम टू टाइम हर जगह की डीप क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती ही है, और एक बार जब हम इस डीप क्लीनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी अलग ही होता है। एंड हियर्स द फाइनल लुक ऑफ माय डीप क्लीन्ड किचन। और अब ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया था, मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चे आने वाले थे। तो आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सिंपल येट बहुत टेस्टी रेसिपी पनीर की। मैं बना रही हूँ पनीर काली मिर्च। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत कम स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं।
यहाँ पे मैं कुछ बेसिक प्रेप वर्क पहले कर रही हूँ। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है काली मिर्च, जो मैं फ्रेश कूट के लूँगी मामदस्ते में। ऑब्वियसली फ्रेश कुटे हुए स्पाइसेस की बात ही कुछ अलग होती है। पनीर को मैरिनेट करूँगी 2 चम्मच दही और 1 चम्मच मलाई में। 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, कुटी हुई काली मिर्च, नमक, ये सब डाल के अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। मैंने घर की फ्रेश मलाई ली है, दूध से उतरी हुई। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम बाजार वाली भी ले सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पनीर डाल दिया है, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी मैं इसको। मतलब ज़्यादा नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, हार्डली 5 मिनट्स ही काफ़ी होंगे। अब करते हैं इसे बनाने की तैयारी। तो एक तरफ मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा रही हूँ जिसमें मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल रही हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची, अदरक और 2 हरी मिर्चें डाली हैं, लहसुन की कलियां डाली हैं, 1 प्याज स्लाइस करके डाला है और धनिए के स्टेम्स डाली हैं, 1 टेबलस्पून मगज के बीज और मुट्ठी भर या 10 से 12 काजू डाले हैं। सब चीज़ों को हम अच्छे से ऑयल के साथ सौटे करेंगे और इसको पकने देंगे। बेसिकली हमें इन्हें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, लेकिन हाँ, इन्हें हमें सॉफ्ट ज़रूर करना है। इसलिए अब मैं इसमें थोड़ा पानी भी डाल रही हूँ और ढक के इन्हें सॉफ्ट कर लूँगी। दूसरी तरफ एक नॉनस्टिक पैन में मैं फिर से ऑयल ले रही हूँ थोड़ा सा, और इसमें हम पकाएंगे अपने मैरिनेटेड पनीर को। नॉनस्टिक पैन लेंगे तो पकाने में आसानी होगी, वरना पनीर के नीचे लगने का डर रहेगा। इसे मीडियम फ्लेम पे हम तब तक पका लेंगे जब तक ये हर साइड से ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इस पनीर को मत कीजिएगा, जैसे ही इस पे कलर चढ़े आप इसे बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ें भी सॉफ्ट हो चुकी थी, तो तेज पत्ता मैंने हटा दिया है और मोटी इलायची खोल के हम इसके अंदर के बीज हटा देंगे और बाकी की जो आउटर स्किन है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने पकाई थी, इनको हम ब्लेंडर जार में लेके अच्छे तरीके से स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे। ये मेन करी बेस है हमारा इस रेसिपी का। वापस से सेम कढ़ाई में मैं यही करी बेस डाल रही हूँ जो ब्लेंड किया है। मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, इसकी ग्रेवी या कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। साथ ही में अगर कुछ मैरिनेड आपका बचा है तो इसको भी डाल दीजिए, बिकॉज वाई वेस्ट इट। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए और इसमें एक बॉईल आने दीजिए। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसके बाद इसमें आप डाल दीजिए नमक और जो पनीर हमने मैरिनेटेड फ्राई किया था उसको भी डाल दीजिए। साथ में जाएगी कसूरी मेथी, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए, एक आध बॉईल अच्छे से आने दीजिए एंड बस पनीर काली मिर्च बन के रेडी है ना। फेयरली सिंपल रेसिपी और एकदम रिच रेसिपी है। मतलब आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आए ना तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। और इस समय इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, और जबकि हमने इसमें कितने कम स्पाइसेस डाले हैं फिर भी इट्स अ वेरी नाइस रेसिपी, डू गिव इट अ ट्राई। इसके साथ मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। इसको बनाने के लिए मैंने घी डाल दिया है, साथ में अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा आटा भी डाला है ताकि लच्छे पराठे के लेयर्स अच्छे से खुल के आए। अब इसे फैन की तरह मैंने रोल कर दिया है और थोड़ा सा स्ट्रेच करके राउंड राउंड एक पेड़ा बना लिया है इसका, और पेड़े को फ्लैटन आउट करके पराठे की तरह रोल कर लूँगी। इसे मैं घी में सेकूंगी, और कुछ रेसिपीज एक्चुअली पराठे के साथ बहुत ही अच्छा स्वाद देती हैं। दिस इज़ वन सच रेसिपी। और हाँ, मैं पराठे हमेशा घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा मैं बता दूँ। मुझे पराठों का टेस्ट बिल्कुल भी ऑयल में या बटर में नहीं आता है। आई लव घी वाले पराठे। तो गरम लोहे के तवे पे पहले मैंने घी स्प्रेड किया है, उसके ऊपर ये पराठा डाल दिया है। अलटते पलटते हुए वापस से घी लगाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पे आप अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए दोनों तरफ से। अच्छे से जब ये क्रिस्प हो जाएगा तो इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। जब ये पूरा सिक जाए, ऊपर से फिर से थोड़ा सा घी और लगाइए, इसे क्रश करके फिर सर्व कीजिए और फिर खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली ढाबा स्टाइल लच्छा पराठा इसी को कहते हैं।
मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी सारी रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अपनी आज वन ऑफ द फ़ेवरेट्स शेयर की है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए ईज़ी है, सिंपल है और बहुत 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 टेस्टी है। मुझसे तो एक्चुअली रेज़िस्ट नहीं हो रहा था और इसकी खुशबू से और इसकी रंगत देख के ही मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि बिल्कुल रुका नहीं जा रहा था। तो टाइम फॉर मी टू हैव दिस लंच नाउ। अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। ऑन दैट नोट अब मैं नीलिमा इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। Lots of love from my side. Bye bye.